हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार आपका बायोलॉजी मेंटर स्वागत करता हूं आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने सेल के बारे में जाना, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, टाइप्स को देखा, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर्स क्या होता है उसको देखा, और फिर उसमें क्या क्या ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा। आज का लेक्चर बेसिकली इनके मेम्ब्रेन्स के बारे में है। हम लोग देखे हैं सेल का स्ट्रक्चर जब पढ़े होंगे प्रीवियस लेक्चर में, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो वहाँ हम लोग ने इस चीज़ का डिस्कशन किया था कि सेल जो होते हैं प्रोकैरियोटिक वो 3 लेयर से बने होते हैं। ये 3 लेयर कंसिस्ट होकर सेल इन्वेलप बनाते हैं। तो सबसे आउटर कवरिंग जो प्रोकैरियोटिक सेल का होता है उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। उसके बाद उसके जो मिडिल लेयर होता है उसको सेल वॉल कहते हैं, एंड द सबसे आउट इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। इसमें हम लोग बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स के लेयर के बारे में जानेंगे, सेल वॉल के बारे में जानेंगे और ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को देखने जाएंगे। ग्लाइकोकैलिक्स प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर्स का सबसे आउटर मेम्ब्रेन होता है। ये 2 चीज से मिलकर बने होते हैं, एमिनो एसिड प्लस पॉलीसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं, पॉलीसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। एमिनो एसिड में कौन सा एमिनो एसिड? डी ग्लूटामिक एसिड। पॉली मतलब बहुत सारे, तो चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स के चेन होते हैं प्लस एमिनो एसिड होते हैं, ये दोनों मिलकर आपका ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर बनाते हैं। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैथोजेनिसिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल, रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनिसिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का पैथोजेनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ साथ इट प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम and antibiotic एजेंट। ग्लाइकोकैलिक्स मेनली आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बैक्टीरिया का पैथोजेनिसिटी के लिए। साथ साथ ये प्रोटेक्ट करता है किसी के भी होस्ट इम्यून सिस्टम के से बचाता है बैक्टीरियल सेल को, और आपका एंटीबायोटिक एजेंट से भी बचाता है, मतलब किसी भी एंटीबायोटिक मटेरियल है उससे भी इसको सेव करता है। मेनली ग्लाइकोकैलिक्स यही होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स 2 प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितना टाइटली चिपका हुआ है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर सेल वॉल से बहुत टाइटली बॉन्डेड है तो ऐसे ग्लाइकोकैलिक्स को हम लोग कैप्सूल के नाम से जानते हैं। उसी जगह पे अगर ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर लूजली पैक्ड है तो हम लोग उसको स्लाइम लेयर के नाम से जानते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ उसका पैकेजिंग, किस तरह से वो टाइटली पैक्ड है या लूजली पैक्ड है, उसके बेसिस पे 2 प्रकार के ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं। टाइप्स 2 टाइप्स होते हैं। क्या क्या? एक कैप्सुलेटेड होते हैं जिसको हम लोग कैप्सूल बोल रहे हैं, दूसरा स्लाइम होते हैं। देखिए, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, जो सबसे आउटर कवरिंग है ग्लाइकोकैलिक्स प्रोकैरियोटिक सेल का, तो अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर सेल वॉल से बहुत टाइटली पैक्ड है तो ऐसे ग्लाइकोकैलिक्स के लेयर को हम लोग बोलते हैं कैप्सुलेटेड फॉर्म। और उसी के जगह पे अगर यही ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर लूजली पैक्ड होता है तो इसको हम लोग स्लाइम लेयर के नाम से जानते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स ये हुआ। उसके बाद
हम लोग देखेंगे कि मिडिल लेयर जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं वो किससे बना हुआ है और वो क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल वॉल के कंपोजिशन के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसे नोट कर लीजिए पॉज करके, हम लोग अब सेल वॉल को पढ़ने जा रहे हैं। सेल वॉल, सेल वॉल। देखिए सेल वॉल जो होता है बैक्टीरियल सेल का वो मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। सेल वॉल बैक्टीरियल सेल का जो होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन्स क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन्स आपका दो चीज से मिलकर बने होते हैं। पहला एमिनो एसिड, दूसरा शुगर मॉलिक्यूल्स, शुगर मॉलिक्यूल्स। एमिनो एसिड कौन कौन, कैसे कैसे एमिनो एसिड्स मिलकर आपका पेप्टाइडोग्लाइकेन का फॉर्मेशंस करता है? तो एमिनो एसिड में पहला जो है उसको बोलते हैं डी ग्लूटामिक एसिड, डी ग्लूटामिक एसिड। दूसरा एल एलामाइन, तीसरा डी एलामाइन, एट लास्ट एल लाइसिन, एल लाइसिन। ये चार तरह के एमिनो एसिड आपके पेप्टाइडोग्लाइकेन में पाए जाते हैं और किसी किसी में एल लाइसिन के जगह पे डापा पाया जाता है, DAPA, डापा, जिसको हम लोग डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड बोलते हैं, डाई एमिनो पिमेलिक एसिड कहते हैं। तो अब इसी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। शुगर मॉलिक्यूल्स में दो तरह के शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एक का नाम है नैग और दूसरे का नाम है नैम। नेग वाले को हम लोग बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, तो ये दो तरह के शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन्स दो प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एमिनो एसिड। देखिए हमने यहां लास्ट में मेंशन किया एल लाइसिन या डापा। अगर किसी बैक्टीरिया सेल में पेप्टाइडोग्लाइकेन एल लाइसिन से बना हुआ है तो इसको हम बोलते हैं एल लाइसिन टाइप पेप्टाइडोग्लाइकेन, और अगर किसी में डापा पाया जाता है एल लाइसिन की जगह पे तो हम लोग इसको बोलते हैं डापा टाइप पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो ऑन द बेसिस ऑफ एमिनो एसिड, कौन सा एमिनो एसिड? ये आखिरी वाले, बाकी सारे के सारे सब में सेम होंगे, डी ग्लूटामिक एसिड, एल एलामाइन, डी एलामाइन, नैग, नेम, ये सब में सेम होंगे, लेकिन एल लाइसिन और डापा के कंपोजिशंस में अंतर आते हैं। एल लाइसिन आपका ग्राम पॉजिटिव में होते हैं और डापा आपका ग्राम नेगेटिव में पाए जाते हैं। बट ये तो हम लोग जानेंगे बाद में, एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि कौन आपका ग्राम पॉजिटिव है और कौन ग्राम नेगेटिव है। पर जानने वाली बात यही थी कि एल लाइसिन और डापा के बेसिस पे दो तरह के पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं, एक डापा टाइप पेप्टाइडोग्लाइकेन और दूसरा एल लाइसिन टाइप पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो अब देखिए तो हम लोग बात कर रहे थे कि दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किए थे आपका हैंस क्रिश्चियन ग्राम, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम, 1884 में। तो हम लोग वो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को देखते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा पॉज करके।
ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। देखिए नीट में क्वेश्चंस आपका शुगर मॉलिक्यूल से भी आते हैं, नेग एंड नेम से भी आते हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं नीट में, और आपका ये एमिनो एसिड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि एल लाइसिन किसमें पाए जाते हैं और डापा किसमें पाए जाते हैं। एल लाइसिन का तो आप क्लियर है, लेकिन डापा का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, डाई एमिनो पैमेलिक एसिड बोलते हैं। देखिए हम नोट कर लीजिए इसको, डाई एमिनो पैमेलिक एसिड, मेलिक एसिड के नाम से भी ये जाने जाते हैं। खैर ठीक है। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक डिस्कवर्ड बाय ग्राम स्टेनिंग टेक्निक डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ग्राम, 1884 ईस्वी में इन्होंने इसका डिस्कवरी किया था। स्टेनिंग क्या होता है थोड़ा समझते हैं। स्टेनिंग आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर कोई चीज़ टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका सैंपल का कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने का काम करता है, हाईलाइट करने का काम करता है। कोई भी चीज़ को आप काफ़ी आसानी से आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, इसको हाईलाइट कर देता है। जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी, हम लोग को ये बात बोला भी गया है कि एनसीईआरटी को आप हाईलाइट करके पढ़ते रहिए, नीट में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड रहता है लगभग क्वेश्चन, और जब तक आप हाईलाइट कर करके लिखेंगे नहीं, नोट नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा उसको रिकवर करना या फिर उसको लास्ट टाइम पे रिमेंबर रख पाना। तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप हाईलाइट करते हैं तो जब आप नेक्स्ट टाइम उसी एनसीईआरटी को रेफर कर रहे होते हैं चैप्टर को, तो आपका फोकस ही उस हाईलाइटिंग पॉइंट पे जाता है। सेम वही काम यहाँ पे स्टेनिंग प्रोसेस कर रहा होता है। ये बस आपका विजिबिलिटी बढ़ा देता है, सैंपल का कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता है, जिससे माइक्रोस्कोप में आसानी होता है डिटेक्ट करने में किसी चीज़ को। तो इन्होंने बैक्टीरिया को पहचानने के लिए, दो तरह के बैक्टीरिया को पहचानने के लिए इन्होंने क्या किया, एक ग्राम स्टेनिंग टेक्निक लाया। ग्राम इनका नाम था, इसी के नाम से ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बना। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में मान लीजिए किसी सैंपल में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे, हमें नहीं पता, हम बस मान लेते हैं। इस प्रोसीजर में आप देखेंगे कि जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, इसमें दो तरह के स्टेन का यूज होता है। पहले उसे लिख लेते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जगह पे मटेरियल रिक्वायर्ड देख लेते हैं। मटेरियल क्या क्या लगे इसको करने के लिए, रिक्वायर्ड। देखिए दो तरह के स्टेन का यूज होता है, क्रिस्टल वायलेट पहला, और दूसरा आपका सैफ्रानिन। ये दो स्टेन यूज होते हैं, साथ साथ अल्कोहल और एसीटोन और आयोडीन वाटर, इन सब का यूज होता है। ये मटेरियल रिक्वायर्ड है। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में मान लीजिए किसी सैंपल में हमें एक सैंपल दिया गया, उस सैंपल में मुझे नहीं पता है कौन ग्राम पॉजिटिव है कौन ग्राम नेगेटिव। हम मान लेते हैं कुछ सैंपल ऐसे होंगे जो ग्राम पॉजिटिव होंगे और कुछ सैंपल ऐसे होंगे उसमें से जो ग्राम नेगेटिव होंगे। साइंटिस्ट ने क्या किया, क्रिश्चियन ग्राम जी ने क्या किया कि सबसे पहले फर्स्ट क्या किया, क्रिस्टल वायलेट कलर को डाला, क्रिस्टल वायलेट कलर को सैंपल के अंदर डाला, क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। प्राइमरी स्टेन होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्टेन। देखिए कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है ये आपका ग्रेजुएशन में भी आएंगे, पीजी तक में भी आते हैं। तो ये प्रोसेस अभी जान लीजिए, ये स्टेप को देख लीजिए तो आपको काफ़ी देर तक साथ निभाएगा आपका ये टेक्निक। तो आपको हमेशा जब तक रिसर्च भी करेंगे तो वहाँ भी हेल्प करेगा। फर्स्ट क्रिस्टल वायलेट स्टेन को डाला गया, प्राइमरी स्टेन। तो देखिए कि दो पूरा सैंपल पर्पल ब्लू कलर का हो गया, पर्पल ब्लूइश हो गया, ये भी और ये भी पर्पल ब्लूइश।
फिर इन्होंने क्या किया, फिक्सर का यूज किया। फिक्सर में क्या, आयोडीन। इस कलर को फिक्स करने के लिए एक फिक्सर का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं आयोडीन। और फिर देखिए कि दोनों अभी भी पर्पल कलर के ही हैं, पर्पल ब्लूइश, ये भी और ये भी। ठीक है। तीसरे स्टेप में इन्होंने डीकलराइजर का यूज किया। मान लीजिए कि अब ये स्टेन को हम लोग फिक्स कर चुके हैं। जब फिक्स हो जाता तो इन्होंने क्या किया कि डीकलराइजर का यूज करता, पानी, एसीटोन, अल्कोहल से इनको वॉश करने का कोशिश किया जाता है। डीकलराइजर में डीकलराइजर का प्रयोग किया गया। डीकलराइजर में इन्होंने एसीटोन प्लस अल्कोहल का यूज किया। जैसे इन्होंने डीकलराइजर डाला तो इन्होंने देखा पानी से भी इनको धोया गया H2O, तो पर्पल ब्लूइश, ये तो पर्पल ब्लूइश रह गया पर ये कलरलेस हो गया, कलरलेस। इन्होंने अपना स्टेन को छोड़ दिया। पर अभी भी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि कौन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और कौन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तब साइंटिस्ट ने एक काउंटर स्टेन करते हैं जिसके में आप लोग सेफ्रानिन का उसमें मदद वो यूज करते हैं। जब वो सेफ्रानिन को डालते हैं तो देखते हैं क्या कि पर्पल, ये तो पर्पल ब्लूइश कलर का ही रहता है, लेकिन आपका ग्राम नेगेटिव ये आपका पिंक कलर का बन जाता है। तो इसका लास्ट स्टेप यही है। अच्छा से नोट कर लीजिए, इसका लास्ट स्टेप वहां हम बाद में इसके ऊपर लिख देते हैं, इस जगह पे लिख लेते हैं। फोर्थ स्टेप, काउंटर स्टेन। जब काउंटर स्टेनिंग करते हैं तो इसमें हम लोग किसका मदद लेते हैं, सेफ्रानिन का। जैसे सेफ्रानिन डालते हैं तो आपका ग्राम पॉजिटिव वाले जो भी होते हैं वो तो अभी पर्पल ब्लू कलर के ही रहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, ब्लूइश कलर के ही रहते हैं। बट ग्राम नेगेटिव वाले जो कलरलेस हो गए थे अब वो पिंक कलर के हो जाते हैं। अब तो ये हाईलाइट हो गया ना, जो भी सैंपल अब पिंक कलर के हैं वो आपका ग्राम नेगेटिव है और जो भी सैंपल आपका पर्पल ब्लूइश कलर के हैं वो आपका ग्राम पॉजिटिव है। पर ये कैसे बोल पाए, देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, जो पेप्टाइडोग्लाइकन का जो लेयर होता है वो थोड़ा थिक होता है। तो थिक होने की वजह से क्या होता है कि जब हम उसको डीकलराइजर का प्रयोग कर रहे होते हैं, इसमें एसीटोन या अल्कोहल का प्रयोग कर रहे होते हैं, वॉश करते हैं पानी से, तो ये कलर छोड़ता नहीं है, कंप्लीट साफ नहीं कर पाता है। बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव वही पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर बहुत थिन होता है, तो जैसे एसीटोन या अल्कोहल से हम लोग डीकलराइज करते हैं, वॉश करते हैं, तो वो रंग को छोड़ देता है। इसी वजह से क्या होता है कि आपका ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस जब आप करते हैं, लास्ट में काउंटर स्टेन करते हैं, तो जो कलर छोड़ चुके हैं वो आपका पिंक कलर का दिखते हैं, लेकिन जो कलर नहीं छोड़ते वो अपना वो कलर को मेंटेन रखते हैं, रिटेन्ड रहता है। तो ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक था जो कि आपका हैंस ग्राम ने दिया था, क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये आपका, हमने जैसे बताया कि ये ग्रेजुएशन, पीजी हर जगह में, रिसर्च में भी आपका यूज़ होगा। तो इस टेक्निक का आपका प्रैक्टिकल भी लिखने आता है, आपका इंटर में प्रैक्टिकल में भी लिखने आएगा प्रैक्टिकल, तो इसे नोट कर लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होते कैसे, क्योंकि हम लोग लगभग सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे हम इसलिए नहीं बता रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल का, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल लगभग सिमिलर होते हैं, सिमिलर ही होते हैं। थोड़ा बहुत खाली ये सैकराइड्स का अंतर होता है, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, यहाँ थोड़ा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, बस इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा अंतर होते नहीं है। तो हम लोग जब यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और वहीं पे हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बता देंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसी एनर्जी के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।